रेणु जिंदा है तो कौन थी वो जिसकी कर दी अंत्येष्टि रेणु मेले से अचानक गायब हो जाती है और कुछ दिन बाद उसकी मां एक अज्ञात युवती की लाश की शिनाख्त रेणु के रूप में करके उसका अंतिम संस्कार भी कर देती है। लेकिन 7 महीने बाद पुलिस को रेणु जीवित अवस्था में मिली। तो फिर जिसकी लाश मिली थी वो कौन थी? 6 साल बाद भी यह सवाल आज भी उसी जगह खाड़ी रहा है। न सिर्फ परिजन, परिवार, समाज बल्कि पुलिस भी हैरान चकित है। कुछ ऐसी ही आश्चर्य में डालने वाली यह रियल कहानी। बात है 23 नवंबर 2018 की। उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। उस रोज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के करमैनी घाट पर मेला लगा हुआ था। यहां पर यह मेला हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। इस दिन दूर दूर से लोग नदी में नहाने आते हैं। मेले में भारी भीड़ जुटती है। इसी जिले के पीपीगंज इलाके के रामू घाट की रहने वाली 18 वर्षीय रेणु साहनी भी अपने दोनों भांजों के साथ मेला देखने आई थी। रेणु अपनी बड़ी बहन लीलावती के साथ उसकी ससुराल मूसाबार पीपीगंज में रहती थी, जबकि उसकी मां चंद्रावती और पिता ब्रह्मदेव रामू घाट गांव में ही रहते थे। उसका एक भाई था जो कानपुर में रहकर वहीं नौकरी करता था। बहरहाल रेणु कई दिन पहले से मेला देखने की तैयारी कर रही थी। चूंकि मूसाबार से करमैनी घाट की दूरी ज्यादा नहीं थी, इसलिए वह अपनी बहन लीलावती के दोनों बेटों को साथ ले घर से खुशी खुशी पैदल ही मेला देखने चली गई थी। रेणु को घर से निकले करीब 6 घंटे बीत चुके थे, लेकिन वह वापस नहीं लौटी थी। लीलावती को बेटों को लेकर फिक्र हो रही थी। जब दोपहर के 2 बज गए और रेणु घर नहीं लौटी, तो लीलावती ने पति इंद्रजीत से पता लगाने को कहा। उस दिन इंद्रजीत घर पर ही था। वैसे इंद्रजीत ने रेणु से कहा भी था कि अकेले जाने के बजाय वह उसके साथ मेला देखने चले, लेकिन रेणु ने बहन और बहनोई से कहा कि वह मेला देखकर थोड़ी देर में घर लौट आएगी। इसलिए वह दोनों भांजों को अपने साथ लेकर चली गई थी। रेणु की बात मानकर लीलावती और इंद्रजीत ने उसे मना नहीं किया और बच्चों के साथ जाने की अनुमति दे दी। जब काफी देर बाद भी वह घर नहीं आई, तो इंद्रजीत बाइक लेकर साली रेणु और बच्चों को ढूंढने करमैनी घाट जा पहुंचा। इंद्रजीत ने अपनी बाइक खड़ी करके बच्चों और साली को ढूंढने के लिए पूरा मेला छान मारा, लेकिन न बच्चे मिले और न रेणु। इंद्रजीत परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। कुछ नहीं सूझा तो वह घाट से थोड़ी दूर स्थित करमैनी पुलिस चौकी जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही वह चौंक गया, क्योंकि वहां उसके दोनों बच्चे कुर्सी पर बैठे रो रहे थे। पुलिस वाले उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों ने जब अपने पिता को देखा तो भावावेश में और जोर जोर से रोने लगे। इंद्रजीत ने झट से दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। जब वे चुप हुए तो उनसे उनकी रेणु मौसी के बारे में पूछा। बच्चों ने बताया कि रेणु मौसी मेले में कहीं गायब हो गईं, नहीं मिली तो हम रोने लगे। पुलिस वालों ने इंद्रजीत से पूछा कि बात क्या है। मेले में बच्चे रोते हुए दिखे तो हम यहां ले आए। इसके बाद इंद्रजीत ने पुलिस वालों को पूरी बात बता दी और उनसे रेणु को ढूंढने में मदद मांगी। चूंकि मामला एक अविवाहित लड़की से जुड़ा हुआ था, इसलिए पुलिस वालों ने उसे समझाया कि पहले घर जाकर देख लें। हो सकता है कि वह घर पहुंच गई हो। अगर वह घर पर नहीं मिले तो गुमशुदगी की सूचना कैंपियरगंज थाने में लिखवा दे। बच्चों के मिल जाने से इंद्रजीत को थोड़ी तसल्ली तो हुई, लेकिन साली के न मिलने पर वह परेशान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि घर जाकर वह पत्नी और फिर सास ससुर को क्या जवाब देगा। इंद्रजीत बच्चों को बाइक पर बैठाकर घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले पत्नी से रेणु के बारे में पूछा। लीलावती ने मना कर दिया तो वह और परेशान हो गया। उसने पत्नी से बता दिया कि रेणु मेले से गायब हो गई है, उसका कहीं पता नहीं चल रहा। छोटी बहन के रहस्यमय तरीके से गायब होने की जानकारी मिलते ही लीलावती रोने लगी। वह बार बार एक ही बात दोहरा रही थी कि मां जब रेणु के बारे में पूछेगी तो उन्हें क्या जवाब देगी। इंद्रजीत पत्नी के साथ उसी शाम अपनी ससुराल रामू घाट पहुंचा और उसने सास ससुर को रेणु के गायब होने की पूरी बात बता दी। बेटी के गायब होने की जानकारी मिलते ही वे दोनों परेशान हो गए। उन्होंने अपनी रिश्तेदारियों में कई जगह फोन करके रेणु के बारे में पूछा, पर वह किसी भी रिश्तेदारी में नहीं पहुंची थी। धीरे धीरे शाम ढल गई
और रात पांव पसारने लगी। फिर धीरे धीरे रात पूरी बीत गई। न रेणु घर लौटी और न ही उसकी कोई खबर मिली। जवान बेटी के घर से गायब होने की पीड़ा क्या होती है, चंद्रावती महसूस कर रही थी। उसने बेटी की चिंता में पूरी रात आंखों आंखों में काट दी थी। दूसरा दिन भी रेणु की तलाश में बीत गया, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। 25 नवंबर को चंद्रावती दामाद इंद्रजीत के साथ कैंपियरगंज थाने पहुंची और बेटी की गुमशुदगी की सूचना दे दी। रेणु की गुमशुदगी दर्ज करने के बाद पुलिस हरकत में आई। 3 दिन बाद 28 नवंबर 2018 को कैंपियरगंज थाने के माधोपुर बांध के पास झाड़ी से एक युवती की लाश बरामद हुई। उसके गले में रस्सी कसी हुई थी। स्थानीय समाचार पत्रों ने इस समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित किया। अखबार में प्रकाशित खबर इंद्रजीत साहनी ने भी पढ़ी। युवती की लाश उसी इलाके से बरामद हुई थी जहां से रेणु गायब हुई थी। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। 30 नवंबर को इंद्रजीत सास चंद्रावती को साथ लेकर कैंपियरगंज थाने जाकर विक्रम सिंह से मिला। उसने मेले से रेणु के गायब होने की बात उन्हें बताई। थानेदार साहब ने मालखाने से युवती के कपड़े और फोटो मंगवाए। फोटो देखते ही चंद्रावती और इंद्रजीत फफक फफक कर रोने लगे। उन्होंने युवती की लाश की शिनाख्त रेणु के रूप में कर दी। लाश की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने थोड़ी राहत की सांस ली और मोर्चरी में रखी लाश पोस्टमार्टम के बाद घर वालों के सुपुर्द कर दी। इसके बाद घर वालों ने रेणु का अंतिम संस्कार कर दिया। बेटी के दाह संस्कार के 2 दिनों बाद चंद्रावती दामाद इंद्रजीत के साथ कैंपियरगंज थाने पहुंची और बेटी की हत्या की नामजद तहरीर थानेदार को सौंप दी। तहरीर में उसने बताया कि उसकी बेटी रेणु की हत्या उसके पट्टीदार रेलकर्मी रामसजन साहनी और उसके फौजी बेटे ज्ञानेंद्र साहनी ने मिलकर की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रामसजन और उसके बेटे ज्ञानेंद्र साहनी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रामूघाट स्थित उनके घर पहुंची तो दोनों ही घर पर नहीं मिले। घर वालों से पता चला कि दोनों अपनी ड्यूटी पर गए हैं। रामसजन रोज सुबह नौकरी पर निकल जाते हैं और बेटा सीमा पर तैनात है। यह बात पुलिस को बड़ी अजीब सी लगी कि फौज में सीमा पर तैनात ज्ञानेंद्र ने यहां आकर हत्या कैसे कर दी। थानेदार ने यह जानकारी एसएसपी डा सुनील गुप्ता, एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडेय और सीओ कैंपियरगंज रोहन प्रमोद बोथरे को दी। एसएसपी डा सुनील गुप्ता ने एसपी नॉर्थ अरविंद पांडेय को आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। इसके बाद एसपी नॉर्थ अरविंद पांडेय और सीओ रोहन प्रमोद बोथरे ने पहले घटनास्थल का दौरा किया जहां से रेणु गायब हुई थी और उस स्थान का भी मुआयना किया जहां उसकी लाश पाई गई थी। जांच के दौरान अधिकारियों के गले से एक बात नहीं उतर रही थी कि जब मेले में रेणु दोनों भांजों को साथ लेकर गई थी तो भीड़भाड़ वाली जगह से रेणु का अपहरण करने वालों ने बच्चों का अपहरण क्यों नहीं किया। उधर थानेदार को एक चौंकाने वाली बात पता चली। घटना वाले दिन रामसजन और उसका बेटा ज्ञानेंद्र सचमुच गांव में नहीं थे। दोनों अपनी अपनी ड्यूटी पर थे। इससे पुलिस को लगा कि उन दोनों को रंजिश के तहत फंसाया जा रहा है। इधर चंद्रावती आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाए हुई थी। एसएसपी डा सुनील गुप्ता ने अपने ऑफिस में एक जरूरी बैठक बुलाई। बैठक में एएसपी नॉर्थ अरविंद पांडेय, सीओ रोहन प्रमोद बोथरे और थानेदार विक्रम सिंह शामिल थे। मीटिंग में जांच के उन सभी पहलुओं पर चर्चा हुई जो विवेचना के दौरान प्रकाश में आए थे। इन बिंदुओं में बच्चों का अपहरण न होना प्रमुख था। पुलिस को लग रहा था जैसे चंद्रावती और उसका दामाद इंद्रजीत कुछ छिपा रहे हों। जिस घर में एक जवान बेटी की मौत हुई हो, उस घर में पुलिस को मातम जैसी कोई बात नहीं दिख रही थी। बेटी की मौत का गम न तो मां चंद्रावती के चेहरे पर था और न ही लीलावती या इंद्रजीत के चेहरे पर। यह बात पुलिस को बुरी तरह उलझा रही थी। इसीलिए एसएसपी गुप्ता ने अपने मातहतों से चंद्रावती और उसके परिवार पर नजर रखने के लिए कह दिया था। धीरे धीरे 6 महीने का समय बीत गया। बात अप्रैल 2019 की है। मुखबिर ने पुलिस को एक बेहद चौंका देने वाली सूचना दी। उसने पुलिस को बताया कि चंद्रावती और उसका परिवार एक अनजान व्यक्ति से बराबर बातें करते हैं। रात के अंधेरे में एक औरत और मर्द आते हैं और फिर रात में ही वे लौट जाते हैं।
मुखबिर की यह बात पुलिस को हैरान कर देने वाली लगी। थानेदार ने यह बात सीओ बोथरे से बताई तो उन्होंने एएसपी साहब से बात करके चंद्रावती का मोबाइल फोन सर्विलांस पर लगवा दिया। सर्विलांस के जरिए पुलिस को एक ऐसे नंबर का पता चला जिसकी लोकेशन 23 नवंबर को करमैनी घाट की मिली। इसका मतलब यह हुआ कि उस दिन रेणु मेले से जब गायब हुई थी तो वह व्यक्ति भी मेले में मौजूद था। जांच करने पर वह नंबर जिला अयोध्या के थाना इनायत नगर के गांव पलिया रोहानी निवासी आनंद यादव का निकला। फिलहाल उसकी लोकेशन कानपुर के काकादेव इलाके में आ रही थी। जांच पड़ताल में एक बेहद चौंकाने वाली सूचना मिली। जिस रेणु की हत्या किए जाने की बात कही जा रही थी, दरअसल वह जिंदा थी। रेणु के जिंदा होने वाली बात जैसे ही पुलिस अधिकारियों को पता चली तो वे आश्चर्यचकित रह गए। पुलिस ने यह बात अपने तक गुप्त रखी क्योंकि वह रेणु को किसी भी हालत में जिंदा ही पकड़ना चाहती थी। पुलिस की एक टीम आनंद यादव को पकड़ने के लिए कानपुर रवाना कर दी गई। पता नहीं कैसे आनंद को पुलिस के आने की भनक मिल गई। वह काकादेव इलाका छोड़कर कहीं और जाकर छिप गया। पुलिस कई दिनों तक आनंद की तलाश में कानपुर की गलियों की खाक छानती रही, लेकिन वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। लिहाजा पुलिस खाली हाथ गोरखपुर लौट आई। बहरहाल 14 मई 2019 की रात करीब 9 बजे मुखबिर ने थानेदार विक्रम सिंह को रेणु के बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना दी। सूचना मिलते ही थानेदार पुलिस टीम के साथ कैंपियरगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर पहुंच गए। वहां एक कोने में समीज सलवार पहने रेणु एक युवक के साथ बैठी मिली। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ करने पर रेणु ने बताया कि जिस युवक के साथ है वह उसका पति आनंद यादव है। पुलिस दोनों को थाने ले आई। थाने लाकर दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो दोनों ने जो जानकारी पुलिस को दी वह वाकई हैरान कर देने वाली थी। कैंपियरगंज पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी थी। जिस रेणु की परिवार वालों ने हत्या किए जाने का दावा किया था वह जिंदा मिल गई थी। रेणु हत्याकांड की गुत्थी सुलझाकर पुलिस की बाँछें खिल उठीं। बाद में थानेदार ने अधिकारियों को सूचना दे दी। अगले दिन 15 मई 2019 को एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडेय और सीओ रोहन प्रमोद बोथरे ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस पत्रकार वार्ता में रेणु के घर वालों को भी बुलाया गया था। वे वहां उपस्थित थे। पत्रकारों के सामने पुलिस ने रेणु और आनंद को पेश किया तो गोरखपुर के 2 पुराने मामलों शिखा दुबे और वैशाली श्रीवास्तव उर्फ ब्यूटी कांड की यादें ताजा हो गई थीं। उसके बाद रेणु ने खुद पूरी घटना पत्रकारों के सामने बयान कर दी, जिसे सुनकर मीडिया कर्मी भी चौंक गए। रेणु के घर वालों ने जब वहां रेणु को देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। पत्रकार वार्ता के बाद पुलिस ने दोनों प्रेमी युगल रेणु साहनी उर्फ कनक मिश्रा और आनंद यादव उर्फ आनंद मिश्रा को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। रेणु के साथ साथ उसकी मां चंद्रावती, बड़ी बहन लीलावती और जीजा इंद्रजीत साहनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों ने मिलकर एक बड़ी साजिश रची थी। अपनी कुटिलता से वे पुलिस को नाहक परेशान करते रहे। आखिर उन्होंने इतनी बड़ी साजिश क्यों रची? पूछने पर एक रोमांचक कहानी सामने आई। 18 वर्षीय रेणु साहनी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर के पीपीगंज इलाके के रामू घाट की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम ब्रह्मदेव साहनी था। ब्रह्मदेव के 3 बच्चों में रेणु सबसे छोटी थी। रेणु से बड़ा एक भाई और बहन लीलावती थी। ब्रह्मदेव दोनों बच्चों की शादी कर चुके थे। अब केवल रेणु की शादी करनी बाकी थी। ब्रह्मदेव कानपुर में नौकरी करते थे और परिवार के साथ रहते थे। वह जिस मोहल्ले में किराए पर रहते थे वहीं पर पड़ोस में आनंद यादव अकेला रहता था। वह अयोध्या जिले के इनायत नगर के पलिया रोहानी का रहने वाला था। आनंद के परिवार वाले अयोध्या में रहते थे, जबकि वह कानपुर में रहकर प्राइवेट नौकरी करता था। दोनों के मकान ठीक आमने सामने थे। स्मार्ट और कसरती बदन वाले आनंद की नजरें घर से निकलते हुए कभी कभार बालकनी में खड़ी खूबसूरत रेणु से टकरा जाती थीं। नजर पड़ते ही वह हौले से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता था। बदले में रेणु भी उसी अंदाज में मुस्कुराकर जवाब दे दिया करती थी। बात आई गई हो गई। न तो आनंद ने इसे दिल से लिया था और न ही रेणु ने, लेकिन पड़ोसी होने के नाते आनंद कभी कभार रेणु के घर चला जाया करता था।
दरअसल रेणु का एक भाई आनंद की उम्र का था। उससे आनंद की अच्छी निभती थी। रेणु के भाई की वजह से ही आनंद का उसके घर में आना जाना शुरू हुआ था। यह बात सन 2016 की है। घर आने जाने से आनंद की नजर रेणु पर पड़ जाती थी। नजदीक से जब उसने रेणु को देखा तो उसके दिल में चाहत पैदा हो गई। गजब की खूबसूरत रेणु उसके दिल में उतरती चली गई। उसे रेणु से प्यार हो गया था। ऐसा नहीं था कि यह प्यार एक तरफा था। रेणु भी आनंद में आनंद लेने लगी थी। वह भी उससे प्यार करने लगी थी। मौका देखकर दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार कर लिया था। इसके बाद आनंद का रेणु के घर आने जाने का सिलसिला बढ़ गया था। अचानक आनंद का घर में ज्यादा आना जाना शुरू हुआ तो ब्रह्मदेव को कुछ अजीब लगा। अनुभवी ब्रह्मदेव ने पत्नी से कह दिया कि आनंद घर में जब भी आए तो उस पर नजर रखना। मामला कुछ गड़बड़ लगता है। मुझे उसके लक्षण कुछ अच्छे नहीं दिख रहे। पति की बातों को चंद्रावती ने भी गंभीरता से लिया। जल्द ही सब कुछ सामने आ गया था। पति का शक नाहक नहीं था। रेणु और आनंद के बीच में कुछ खिचड़ी जरूर पक रही थी। बेटी की हरकतें देखकर चंद्रावती का पारा 7वें आसमान को छू गया। फिर उसने सोचा कि गुस्से से नहीं, ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए, क्योंकि बेटी सयानी है। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो समाज बिरादरी को क्या मुंह दिखाएंगे। एक दिन चंद्रावती ने बेटी को समझाने के लिए अपने पास बुलाकर कहा, बेटी, मैं एक बात पूछती हूं, सच बताएगी क्या? पूछो मां, क्या बात है? रेणु बोली। रेणु, मैं देख रही हूं कि आजकल तुम्हारे पांव कुछ ज्यादा ही बहक रहे हैं। चंद्रावती बोली। तुम कहना क्या चाहती हो मां? मैं कुछ समझी नहीं। रेणु ने उत्तर दिया। नहीं समझ रही तो मैं समझाई देती हूं। मैं ये कह रही हूं कि तुम्हारे पापा को तुम्हारी करतूतों के बारे में सब पता चल चुका है। आनंद से मेलजोल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अभी भी वक्त है। अपने बहके हुए कदमों को रोक लो, वरना कयामत आ जाएगी। मां की बातें सुनते ही रेणु सन्न रह गई और सोचने लगी कि मां को उसके प्यार के बारे में कैसे पता चल गया। कौन आनंद? हकलाती हुई रेणु मां के पास से उठ खड़ी हुई और आगे बोली, मेरा आनंद से कोई लेना देना नहीं है मां। फिर तुमने यह कैसे सोच लिया कि मेरा आनंद के साथ कोई चक्कर है? क्या तुम्हें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है? भरोसा ही तो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है बेटी। तभी तो तुम्हें आगाह कर रही हूं कि अभी भी वक्त है। तुम खुद को संभाल लो, नहीं तो आगे तुम खुद ही भुगतोगी। मां ने एक तरह से चेतावनी भी दी। मां की बात अनसुनी करते हुए रेणु कमरे में चली गई। वह ये सोचकर हैरान थी कि मां को उसके रिश्तों के बारे में आखिर कैसे पता चला। रेणु ने यह बात आनंद से बताकर उसे सावधान कर दिया कि उनके प्यार के बारे में उसके घर वालों को पता चल चुका है, इसलिए सतर्क हो जाए, नहीं तो हमारा मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रेणु के समझाने पर आनंद मान गया था। इसके बाद उसने उसके घर आना जाना कम कर दिया। वह कभी जाता भी था तो केवल रेणु के भाई से बातचीत करके थोड़ी देर में अपने कमरे पर वापस लौट आता था। इसी बीच आनंद ने सबसे नजरें बचाते हुए एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन खरीदकर रेणु को गिफ्ट कर दिया था, ताकि घर वालों के पाबंदी लगाए जाने पर उससे उसकी लगातार बातें होती रहें। रेणु के माँ बाप ने उस पर सख्त पाबंदी लगा दी थी। इसके बावजूद भी उन्हें महसूस हो गया था कि लाख मना करने के बावजूद रेणु ने आनंद से मिलना जुलना बंद नहीं किया है। अब तो पानी सिर से ऊपर गुजरने लगा था, क्योंकि वह खुलेआम आनंद से मिलती और बातें करती थी। रेणु की ये हरकतें उनसे सहन नहीं हो रही थीं। वे अपनी मान मर्यादा को बचाने में लगे हुए थे। उन्हें इस बात का डर था कि बेटी के साथ कहीं ऊंच नीच हो गई तो वे समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। आखिर बेटी की हरकतों से परेशान होकर ब्रह्मदेव ने कानपुर छोड़ गोरखपुर लौटने का फैसला कर लिया। सन 2018 के अक्टूबर के पहले हफ्ते में नौकरी छोड़कर ब्रह्मदेव बच्चों के साथ गोरखपुर वापस आ गया। गोरखपुर आने के बाद चंद्रावती ने रेणु को अपनी बड़ी बेटी लीलावती के पास उसकी ससुराल मूसावार कैंपियरगंज भेज दिया। सोचा कि वह बड़ी बहन के पास रहेगी तो उसका मन भी लगा रहेगा और निगरानी भी करती रहेगी। जैसे तैसे एक सप्ताह बीता। रेणु अपने प्रेमी आनंद से मिलने के लिए बेताब हो रही थी। वह जानती थी कि ऐसा कदापि संभव नहीं है, लेकिन वह उसकी यादों में तिल तिल कर तड़प रही थी। वह फोन से बातें करके अपने मन को समझा बुझा लेती थी।
रेणु जानती थी कार्तिक पूर्णिमा के दिन कैंपियरगंज के करमैनी घाट पर बड़ा मेला लगता है। घर से भागने के लिए उसे वहीं उचित समय लगा। सोचा कि मेला देखने के बहाने वह घर से निकल जाएगी। महीनों इंतजार के बाद आखिरकार वह दिन भी आ गया। 23 नवंबर 2018 को करमैनी घाट पर कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगा हुआ था। मेला के एक दिन पहले 22 नवंबर 2018 को रेणु ने प्रेमी आनंद को फोन करके साथ भागने के लिए गोरखपुर करमैनी घाट में पहुंचने के लिए कह दिया था। प्रेमिका का फोन आते ही आनंद उसी रात ट्रेन द्वारा कानपुर से गोरखपुर पहुंच गया। फिर वहां से बस द्वारा कैंपियरगंज चला गया। वहां से सवारी करके करमैनी घाट मेला पहुंचा और निर्धारित जगह पर रेणु का इंतजार करने लगा। बहाने से रेणु दोनों भांजों को साथ लेकर मेला देखने के बहाने करमैनी घाट पहुंच गई। भांजों को थोड़ी देर मेला घुमाने के बाद उन्हें खाने के सामान दिलवा दिए और थोड़ी देर में लौट आने को कहकर वह बच्चों को मेले में एक जगह छोड़कर प्रेमी आनंद से मिलने चली गई, जो करमैनी पुलिस चौकी से कुछ दूर खड़ा उसी का इंतजार कर रहा था। रेणु जैसे ही प्रेमी आनंद के पास पहुंची तो वह खुश हो गया। फिर वे दोनों वहां से टेम्पो में सवार हुए और सीधे कैंपियरगंज बस स्टॉप पहुंचे। वहां से बस में सवार होकर गोरखपुर आए। गोरखपुर से ट्रेन से अगले दिन कानपुर पहुंच गए। इधर रेणु को घर से निकले करीब 5-6 घंटे बीत चुके थे। जब रेणु घर नहीं लौटी तो घर वाले परेशान हो गए थे। बाद में उन्होंने गुमशुदगी की सूचना थाने में लिखवा दी। रेणु के गायब होने के चौथे दिन 27 नवंबर 2018 को चंद्रावती के पास एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन आनंद यादव ने किया था। उसने रेणु की मां को बता दिया कि उसकी बेटी रेणु उसके पास सुरक्षित है। उसने यह भी कहा कि हम दोनों ने कानपुर के बारादेई मंदिर में आर्य समाज विधि से विवाह कर लिया है। यह सुनकर चंद्रावती के होश उड़ गए। उसने कोई जवाब नहीं दिया। आनंद खुद को आनंद मिश्रा और रेणु को कनक मिश्रा के रूप में लोगों को परिचय देता था। अगले दिन 28 नवंबर को कैंपियरगंज के करमैनी घाट के माधोपुर बांध की झाड़ी से एक 18 वर्षीय युवती की लाश पाई गई। इस खबर के बाद चंद्रावती के दिमाग में एक कपोल कल्पित कहानी उपज गई। उसने सोचा कि रेणु घर वालों के मुंह पर कालिख पोतकर भागी है, तो क्यों न उसे सदा के लिए मरा मान लिया जाए। दामाद इंद्रजीत से पूरी बात बताकर उससे ऐसा ही करने को कहा तो इंद्रजीत सास की बात टाल न सका। उसने वही किया जो उसे सास ने करने के लिए कहा था। फिर 30 नवंबर 2018 को चंद्रावती दामाद इंद्रजीत को साथ लेकर कैंपियरगंज थाने पहुंची। 2 दिन पहले माधोपुर बांध से पाई गई लाश को अपनी बेटी की लाश बता उसका अंतिम संस्कार कर दिया। बेटी का अपहरण और अपहरण के बाद हत्या का आरोप चंद्रावती ने अपने पट्टीदार रामसजन और उसके बेटे ज्ञानेंद्र पर लगाया। दरअसल चंद्रावती और रामसजन के बीच जमीन को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। इसी विवाद का लाभ चंद्रावती उठाना चाहती थी। रामसजन पर झूठा मुकदमा दर्ज कराकर वह उससे पैसे ऐंठने की फिराक में भी थी, लेकिन उसकी दाल नहीं गली। फिर अंत में 7 महीने बाद 14 मई 2019 को रेणु की हत्या की झूठी कहानी से राजफाश हो गया। पुलिस ने चंद्रावती सहित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अब सवाल यह उठ रहा था कि जिस युवती को रेणु की लाश समझा जा रहा था वह तो जिंदा निकली, तो फिर वह कौन थी जिसकी लाश का चंद्रावती ने अंतिम संस्कार किया था। पुलिस इस रहस्यमय गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। देखना यह है कि क्या पुलिस उस युवती की हत्या के मामले को सुलझाने में कामयाब हो सकेगी या यूं ही यह मामला रहस्य की चादर में लिपटा रह जाएगा। यह कहानी बताने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि अपराध के प्रति लोगों को शिक्षित एवं सावधान करना है, ताकि अन्य कोई भी ऐसा कदम न उठाए जिससे उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़े, साथ बेवजह किसी की बेमौत हो। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।